Good morning and Assalamualaikum class. Hope so. You will be fine. क्लास हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? And very importantly, we have a quiz today. And quiz is very easy, meaning to say not easy. अच्छा सारा कह रही है रिवाइज करवा दी, बेटा क्या रिवाइज करना है? रिवीजन करनी है आप लोगों ने बेटा, ये 1 आवर के अंदर रिवीजन नहीं होगी। अगर आप कहते हैं तो मैं रिवीजन करवा देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। कुछ चीज़ें बेटा क्या समझ नहीं आ रही, सारा जल्दी बताएं, मैं भी आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद हमने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आज कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट क्लास में हमने इम्यूनोलॉजी डिस्कस करनी है, सो दैट हमारी जो जनरल पैथोलॉजी है दैट विल बी कवर्ड। And after that, then you have online, when you have a physical classes, then you will start systemic, right? Okay, very good after, very good morning Jennifer. वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा, ये कोई फ्यू टर्मिनोलॉजीज थी जिसमें हमने कहा था ऑस्मोसिस होती है, डिफ्यूजन होती है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, राइट? ओके वेल, सारा एज ए क्वेश्चन सर, कीलिंग और डिग्रेडेशन में ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म। ओके वेल, अगर ये क्वेश्चन मैंने दिया हो तो फिर ओके मैं फिर भी बता देता हूँ बेटा, नथिंग टू वरी, ठीक है? मैंने जो लास्ट टाइम आप लोगों से एक पूरा चैप्टर शेयर किया था जो कि आपकी कोर्स ऑनलाइन के अकॉर्डिंग था, यस्टरडे कल किया था आई थिंक ना, इसमें मैंने टेबल ऑफ कंटेंट भी डाले हुए थे और इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी डाले हुए थे। अगर वो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंट और डिग्रेडेशन, ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म उसमें आई थिंक मैंने डिवोट किया हुआ है और मैंने वहाँ से अपनी जो स्लाइड्स बनाई थी उनको शॉर्टकट किया था। चलिए, सारा क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग और डिग्रेडेशन में क्या फ़र्क है, राइट? पहले तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज फेगोसाइटोसिस, व्हाट इज डिग्रेडेशन एंड व्हाट इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग। ये तीनों मैकेनिज्म डिफरेंट हैं कि डिग्रेडेशन क्या है, फेगोसाइटोसिस क्या है एंड ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग क्या है। ओके, वो वाली स्लाइड आपने बेटा देख लेनी थी ना, उसी में से तो पेपर आना है आज, तो आपने वो स्लाइड्स ही नहीं देखी। शेयर करने का मकसद बेटा आप यही था कि आप लोग उसको रीड आउट कर लें। तो ओके, लास्ट 15 मिनट्स में आपको मैं ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन अभी हम अपना टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, राइट? वर्ड नाउ सारा बेटा मैं आप लोगों को ये रिवीजन करवा दूंगा कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किलिंग कैसी होती है, फेगोसाइटोसिस क्या है, स्टेप क्या है उसके, एंड इम्पॉर्टेंटली वेस्कुलर और सेलुलर इवेंट्स क्या होते हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों बस 1 मिनट वेट प्लीज।
Okay, well, once again, welcome back, beta. Good morning, Rooj. Very good morning, beta. Okay, अक्सा अब आवाज़ ब्रेक नहीं करेगी, वॉइस ब्रेक नहीं करेगी. We were discussing about आज मैं आपको हाउ टू नो दे रहा था किसके बारे में. वालेकुम अस्सलाम बेटा मुझे इन्फ्लेमेशन के बारे में, जिसमें हमने वेस्कुलर इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, सेलुलर इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था. चलिए एक शॉर्ट सा हाउ टू नो कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लेते हैं. ओके, वेस्कुलर इवेंट्स में और सेलुलर इवेंट्स में क्या फ़र्क है, इसके अलावा जो कैपिलरी एक्सचेंज मैकेनिज्म है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होता है और व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, तो तब फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होगा. एंड अदर थिंग इज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यूएचएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसोडेट एंड एक्सोडेट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पेशली ये एक्सोडेट और ट्रांसोडेट बनते कैसे हैं, and instead of that which diseases create exudation and which diseases create transudation. For example हमने बात की थी जिसमें हमने अपने इतना तो इलेबोरेट नहीं करूँगा आपको, क्योंकि उसमें एमसीक्यू टाइप्स हैं कि रीनल फेलियर में कौन क्या होगा, लिवर डिजीज़ के अंदर क्या होगा, हार्ट फेलियर के अंदर क्या क्या हो सकता है, कि ट्रांसुडेशन किसके अंदर हो रही होती है और एक्सुडेशन किसके अंदर हो रही होती है, राइट. Instead of that, we have also know about the features and causes of inflammation, जिसमें हमने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें 5 स्टेप्स को हमने रीड आउट किया था. फर्स्ट वन वाज रिकग्निशन था, देन रिक्रूटमेंट था, देन रिमूवल ऑफ द एजेंट था, थर्ड वन, फोर्थ वन रेगुलेशन था, एंड वन पे रेजुलेशन था, जिसको हमने रिपेयर का नाम भी दिया था, राइट. यूसी मेडिकल वालों को क्यों नहीं मान रहे हैं ऑनलाइन पे नर्सिस बेटा, ये बाद में डिस्कस करते हैं. तो इसी वाला चक्कर आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है. हाँ, ओके. एंड फेजेस ऑफ वेस्कुलर कैलिबर, वेस्कुलर चेंजेस में क्या क्या आती थी, हमने कहा था इनिशियल वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, देन परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन होती है, देन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है और एंटिस्टेसिस शो हो जाती है, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लाजमी पढ़ना था, जो लास्ट में शेयर की थी स्लाइड्स में. और वो स्लाइड्स थी उसमें से जो आपकी कोर्स ग्रेड या यूएचएस की कोर्स आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग वो स्लाइड्स बनी हुई थी. ओके, मज़ीद डिटेल में अब नहीं जाते. उसके अलावा मार्जिनेशन, रोलिंग, एडियन, डायबिटिस, माइग्रेशन, ये मेरे ख्याल है हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की हुई है. दैट आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्जिनेशन क्या होती है, रोलिंग क्या होती है, एडियन, एग्रीगेशन, डायबिटिस, मार्जिनेशन ये क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ दैट और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस है. उसके अलावा माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स क्या रोल प्ले करते हैं, लाइक एक्यूट इन्फ्लेमेशन में उनका क्या रोल है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या रोल है. कीमोटैक्सिस क्या है, अच्छा कीमोटैक्सिस क्या है, कीमोअट्रैक्टेंट कब रिलीज होती हैं और कीमोटैक्सिस को ये कीमोअट्रैक्टेंट्स क्या करते हैं. और सारा बेटा प्रिंट करने की बेटा ज़रूरत नहीं है. एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट्स हैज़ एन राइट सेल फोन ना, आप उसी में देख लें. तकरीबन 1.5 आवर या 1 आवर के अंदर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं. ऑप्शनलाइजेशन क्या होती है, अगेन ये एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन भी है, लेकिन ऑप्शनलाइजेशन का आपको पता होना चाहिए. ऑप्शनलाइजेशन क्या है, इनगल्फमेंट क्या है, और ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट माइक्रोबियल किलिंग मैकेनिज्म क्या है. ओके, अगर हम स्टेप ऑफ फेगोसाइटोसिस में देखेंगे तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग हमें पता चल जाती है. ओके, हमने अगर बुक देखी ना इनाम दानिश की, तो उसके अंदर ऑक्सीजन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किलिंग थोड़ी अच्छी लिखी हुई है.
लेकिन उसमें एक एंटी माइक्रोबियल पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट का नाम दिया गया है, दैट इज हाइपोक्लोराइड, HYPUCHLORIDE, हाइपोक्लोराइड है। ठीक है, ये पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। जब ये रिलीज होता है तो ये जाके माइक्रोब्स को किल करना शुरू कर देता है। और अगर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट की बात करें तो उसमें लिकोसाइड ग्रेनुलेशन है, लिकोसाइड्स के ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं। बैक्टीरियल परमेबिलिटी जो होती है वो प्रोटीन इंक्रीज करना शुरू कर देती हैं। लाइसोसोमल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, लैक्टोफेरिन की प्रोडक्शन होती है और एंटी प्रोटीएजेस प्रोड्यूस होते हैं और न्यूट्रोफिल ग्रेनुलेशन के थ्रू उनकी माइक्रोबियल किलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये अगर आप इनाम दानिश की बुक देख लेंगे तो उसमें भी वेल डिफाइंड है। ओके, चलिए लास्ट 5 मिनट्स में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊँगा, लेकिन इससे पहले इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। So we have isotonic, hypotonic and hypertonic solution. What is the difference between these solutions? Hypertonic क्या है, hypotonic क्या है, isotonic क्या है? Have any idea? And the important slides is that regulatory mechanisms. First one is baroreceptor reflex, other one is volume receptor reflex, third one is renin-angiotensin aldosterone mechanism, and fourth one is antidiuretic hormone. So if these regulatory mechanisms fails, then what will happen? Ultimately at the end, electrolyte imbalance will be altered. There will be imbalance between electrolytes, and most importantly, RAS system maintains the level of sodium as well as potassium, and third one is water. If the RAS system fails, or if either there is a renal failure, then what will happen? Potassium is 90% eliminated, sodium and water is retained. Ultimately, what will happen? Sodium either will be increased or either will be decreased. Once there is a decrease in the sodium concentration, ultimately the condition is known as hyponatremia. Okay, Sara ने reply किया है, isotonic solution when the fluid concentration. Okay, well बेटा exactly ऐसे ही है बेटा, well सारा ने पढ़ा है and active participant है, no doubt. ओके, बात कर रहे थे renin-angiotensin aldosterone सिस्टम की। तो if we talk about RAS system, तो you know very well कि when the aldosterone is released, what is the action of aldosterone? It will retain sodium and water, and it will eliminate the potassium. तो आपका जो कोर्स आउटलाइन है UHSP है, उसके अंदर दो ही इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, वन इज सोडियम एंड अदर वन इज पोटाशियम, कैल्शियम। हाइपरकलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन हम बाद में मैग्नीशियम का लेवल भी देख लेते हैं। बेटा आवाज़ कम आ रही है, अच्छा कम आवाज़ नहीं आएगी, अब आवाज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। ओके, तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म की बात हम कर रहे थे कि जिसमें बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होती है, वॉल्यूम रिसेप्टर्स होते हैं, RAS system है and antidiuretic hormone है. Do you think is there any specific role of ADH instead of water retention? Definitely. The antidiuretic hormone ADH having another name is known as vasopressin. So vasopressin, what is the meaning of vasopressin? It also causes vasoconstriction. So what will happen when there is a vasoconstriction? Ultimately, the venous return will be increased. And I have multiple times told you that cardiac output is directly proportional to the blood pressure. But when there is a pathological condition, then ultimately it will be altered. नहीं बेटा, गला मेरा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ऊँचा बोल लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके सर,
ठीक है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। वॉल्यूम रिसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, वॉल्यूम रिसेप्टर्स हमें कैसे पता चलता है कि बॉडी के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो रहा है? हाउ डू वी नो? देखिए, नॉर्मली कार्डिक आउटपुट कितनी होती है? 5 लीटर पर मिनट होती है, इफ यू रिमेंबर। अगर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होएगी तो डू यू थिंक कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है? एंड सेकेंडली, आपको पता है बॉडी से वाटर एलिमिनेट कौन करता है? वन इज सेंसिबल लॉसेस एंड अदर वन इज इनसेंसिबल लॉसेस। अगर हम सेंसिबल लॉसेस की बात करें तो यूरिन आउटपुट इज वन ऑफ देम। तो यूरिन आउटपुट आपकी किडनी से क्रिएट हो रहा होता है। अब किडनी से क्रिएट होने के लिए वंस देयर इज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, डेफिनेटली ब्लड मूविंग टुवर्ड्स द किडनी विल बी इंक्रीज्ड। जब नॉर्मली किडनी को 20 से 25% कार्डिक आउटपुट रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन जीएफआर, जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होएगी तो अल्टीमेटली किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। एंड वंस देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द किडनी, अल्टीमेटली देयर इज ए कंडीशन that the kidney is monitoring total the output. Either once it is a decrease of cardiac output, kidney reserves the volume, and once there is an increased cardiac output, kidney eliminates the volume in the form of urination, in the form of concentrated urine. Once there is a decreased cardiac output, ultimately kidney will retain the water and urine will be concentrated. And once there is an increased cardiac output, urine output will be increased. Diluted urine will be eliminated. Okay. So third one is RAS system, that is very important. And finally ADH, also known as vasopressin. लास्ट के 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस डिक्रीज ADH। कैसे? अगर फ्लूइड वॉल्यूम बेटा बॉडी के अंदर इंक्रीज होएगा तो उसको इलिमिनेट करवाना है। किसने करवाना है? किडनी ने करवाना है। अगर किडनी से ADH इंक्रीज होएगा तो वाटर तो ज़्यादा रिटेन होना शुरू हो जाएगा। That's why when there is a fluid volume excess in the body, ultimately ADH release will be decreased. And once there is a fluid volume deficit, ADH will be increased so that the fluid can be retened. Got it? अच्छा, डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था ना। Okay, dehydration, the clients who are at risk, these hypovolemia, hypervolemia, and edema. Edema is again very important, and you have to know the mechanisms of edema. कि edema होता कैसे है? For example, increase hydrostatic pressure है, oncotic pressure का decrease हो जाना, inflammatory process there, vascular permeability is increased, protein synthesis will be decreased either from the liver or elimination from the kidney, water intoxication, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, ये चीज़ें आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने केटाइन और एनाइन के बारे में डिस्कस किया था। केटाइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बारे में हमने डिस्कस करना है। एंड सोडियम के बारे में डिस्कस कर लिया था, राइट। एंड एनाइन हैविंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स हैं, बाइकार्ब्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, सल्फेट्स हैं। Okay, major cation, intracellular and extracellular. If we talk about the intracellular cations, we have a potassium, and if we talk about the extracellular cation, then we have a sodium. And normal sodium level is 135 to 145 milliequivalent per liter, and mainly that is maintained by the RAS system. Yeah, you can say mainly it is maintained by the aldosterone. Sodium and water, I have told you that
sodium is a water lover. If the sodium intake suddenly increases, extracellular fluid concentration also increases. Once you take the sodium, ultimately you have to drink more water. Your thrust mechanisms are activated. That's why when you have take extra amount of sodium, either in the diet or either in the water, बुक में नहीं मिल रहा बेटा, बुक में क्या नहीं मिल रहा सारा बेटा, ये बुक आपकी इनाम दानिश वाली में नहीं है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये पार्ट आपकी यूएचएस की कोर्स आउटलाइन में है। ये आपको कोर्स से पढ़ना पड़ेगा, ये इन स्लाइड से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मैंने आपसे ना यूएचएस की कोर्स आउटलाइन या आपकी कोर्स आउटलाइन शेयर की थी, अगर आपको याद हो तो मैं अगेन शेयर कर देता हूँ। उसके अंदर बेटा है ये। हाँ ओके, सोडियम की बात कर रहे थे। इंक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन, थ्रस्ट मैकेनिज्म विल बी एक्टिवेटेड। हाँ श्योर बेटा सर, आप स्लाइड से कर लीजिएगा, इस मोर देन इनफ। ओके, increased sodium concentration increases thrust and release of ADH. Once there is increased concentration of sodium, two mechanisms are activated. One is our system and other one is ADH, and third one is thrust mechanism activated. अब ये तीनों क्या करते हैं? You have to drink more water when the thrust mechanism is activated, and inside the body your kidney will retain the water. Once the ADH is activated, ADH is released, ultimately water will be retented. And once the aldosterone is released, ultimately sodium and water will be retented and potassium will be eliminated. Aldosterone also has a function in water and sodium concentration. Okay, well, you have known about that. And aldosterone has 10 other indicators, triggers that activate the aldosterone gate, that activate the RAS system. One is decreased cardiac output, other one is hypokalemia, third one is decreased blood pressure, fourth one is low level of low level of sodium, and fifth one is increased level of potassium. ये 5 indicators that triggers the RAS system, that release the aldosterone. Okay, सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाएंगे अल्टीमेटली। दो तरह से फेल हो सकते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो गई है, सेल वॉल की इंटीग्रिटी लॉस हो गई है, सेकेंडली अगर एटीपी की जनरेशन नहीं हो रही, तीसरी चीज़ अगर वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई है। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जो सोडियम और पोटेशियम पंप की नॉर्मल फंक्शनिंग को अल्टर कर देती हैं। अब सोडियम पोटेशियम पंप मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन कर रहे होती हैं, लेकिन ट्रिगर कैसे होती हैं? ड्यू टू एटीपी जनरेशन। एंड एटीपी कहाँ से जनरेट हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। वंस देयर इज injury, cell injury, and mitochondria will be damaged. Ultimately, what will happen? What will happen? ATP generation will be reduced, and once there is a decreased ATP generation or ATP production, ultimately that affects the sodium potassium pump. And second, once the potassium is altered or intracellular or extracellular cations are altered, definitely sodium potassium pump will be failed. Third one is cell wall integrity, cell wall permeability. Once there is an increased permeability, ultimately concentration will not be maintained, and sodium potassium concentration once will not be maintained, ultimately that will lead to failure of sodium potassium pump. And that's why pump prevents cell swelling and creates an electrical change slowing neuromuscular impulses transmission. Okay, we have already discussed about the hyponatremia. Once there is a decreased level of sodium less than 135 millicurie per liter, the condition we say there is a hyponatremia. And how we do know कि there is a hyponatremia? हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी के अंदर hyponatremia है? Do we have any lab investigation? Definitely. We have electrolyte.
you can go to lab and ask for electrolytes like सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, that are very very important. इसके अलावा क्या बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आती हैं? डेफिनेटली जब वो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन होगी, सोडियम कम होएगा, तो अल्टीमेटली आई हैव टोल्ड यू कि सोडियम इज अ वाटर लवर. Once there is a decreased sodium level, ultimately blood pressure will be reduced. कैसे? जब सोडियम कम होएगा तो वाटर का लेवल कम होएगा, वाटर का लेवल कम होएगा तो अल्टीमेटली that will affect the cardiac output. Venous return will be reduced, stroke volume will be reduced, cardiac output will be reduced, and ultimately blood pressure will be reduced. Well, and having several types like delusional है, depletional है, hypovolemic है, hypervolemic है, isovolemic है. These are different types of hyponatremia. Delusional है results from sodium loss water gain. For example, delusional सोडियम की डिल्यूशन हो गई, आपने थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर सोडियम डिजॉल्व किया, आपने आइसोटोनिक सोल्यूशन बना लिया, लेकिन क्या किया आपने? सोडियम का लेवल तो उतना ही है लेकिन आपने वाटर उसके अंदर ज़्यादा ऐड कर दिया, तो मीनिंग टू से देयर इज ए डिल्यूशन. तो जब डिल्यूशन होएगी तो वी कैन से कि देयर इज ए डिल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया. इसमें सर्टेन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ से वाटर एलिमिनेट नहीं हो रहा, वाटर रिटेन होता जा रहा है लेकिन सोडियम रिटेन नहीं हो रही, सोडियम एलिमिनेट हो रही है, ये सोडियम आप और ले ही नहीं रहे, सोडियम इनटेक रिड्यूस हो गया, ये सोडियम की एलिमिनेशन ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है. दूसरा डिप्लीशनल है कि आपने सोडियम इनटेक रिड्यूस कर दी है. हाइपोवोलेमिक है, सोडियम लॉस इज ग्रेटर देन वाटर लॉस, के दोनों इक्विलिब्रियम में लॉस नहीं हो रहा है बल्कि सोडियम लॉस ज़्यादा हो रही है. कैन बी ड्यू टू excessive use of diuretics. The other conditions are non-renal, for example vomiting है. And fourth one is hypovolemic, water gain is greater than sodium gain, that's why the edema will occur, water will be accumulated in the third spaces. And isovolemic normal sodium level है लेकिन too much fluid है. ओके, तो इसमें हमने क्या क्या देखना होता है? नॉर्मली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, इसमें हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ये चीज़ें सारी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. ओके, माइल्ड होता है, ये सवेयर केसेस होते हैं तो उनके अंदर ये हमें ट्रीटमेंट देनी होती है. हाइपरन्यूट्रीमिया, एक्सेसिव सोडियम रिलेटिव टू बॉडी वाटर, इसमें हमने कहा था कि नॉर्मल सोडियम का अगर लेवल 135 से 145 मिलीकुलेंट पर लीटर है तो इसमें जो सोडियम का लेवल हो गया वो मोर देन 145 मिलीकुलेंट पर लीटर होगा. जब सोडियम ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ थ्रस्ट मैकेनिज्म. थ्रस्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होएगा, यू हैव टू टेक मोर वाटर. And when the hyponatremia occurs, fluid shift outside the cell and may be caused by water deficit or over-ingestion of sodium. As a result, from diabetes insipidus. अब diabetes insipidus के अंदर क्या होता है कि ADH रिलीज ही नहीं होता. जब ADH रिलीज नहीं होगा, aquaporins will not be blocked. aquaporins ब्लॉक नहीं होंगे, diluted urine जा रहा होता है और diluted urine के अंदर वाटर जा रहा होता है. जो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, सोडियम रिटेन नहीं हो रहा, सोडियम अल्टीमेटली जा नहीं रहा, सोडियम रिटेन हुआ पड़ा है, तो उसकी वजह से डायबिटीज इंस्पाइडस की वजह से देयर विल बी कंडीशन ऑफ हाइपोन्यूट्रीमिया. ओके, व्हाट डू यू सी? थिंक अबाउट द सॉल्ट. पेशेंट्स हैव a fleshy skin. Patient will be agitated and suffering from low grade fever. And fourth one is his heart thrust mechanism is activated and he needs more water. And neurological symptoms will also appear like a sign of hypovolemia, decreased blood pressure, decreased reflexes, decreased cardiac output. Okay. बेटा जिनके अंदर डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ होता है कौन सी? जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो ओस्मोटिक डायरेसिस काज करती है.
ऑस्मोटिक डायरेसिस सारा। और अगर डायबिटीज़ इंस्पाइडस की बात करें तो उनके अंदर डाइल्यूटेड यूरिन होता है। डाइल्यूटेड यूरिन इसलिए होता है क्योंकि एडीएच रिलीज नहीं हो रहा होता, इक्वापोरेंस ब्लॉक नहीं होते। अगर इक्वापोरेंस ब्लॉक नहीं होंगे तो अल्टीमेटली यूरिन एलिमिनेट होता रहेगा। Okay, first you have to correct the underlying disorder, then gradual fluid replacement and meter for signs and symptoms of cerebral edema. सीरम सोडियम लेवल इंपॉर्टेंटली मॉनिटर करना होता है और सीवियर प्रिकॉशंस के लिए जाना होता है। जब सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली that will lead to severe, and here is a major causes and their signs and symptoms. मक्रूवर हिल की बुक से ये स्लाइड ली गई है। ओके, आज हम डिस्कस करना है पोटाशियम को। आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी पेशेंट को डायरेक्ट हमने पोटाशियम इन्फ्यूज कर दिया है। अगर किसी पेशेंट्स को आप पोटाशियम दे रहे होते हैं तो वो भी डिल्यूटेड फॉर्म में दे रहे होते हैं। अगर आप डायरेक्ट पोटाशियम देंगे तो दैट विल लीड टू इंजरी ऑफ द वेन्स की इंजरी का काज कर देती है। इसलिए मेजर इंट्रासेलुलर कैटाइन है अनट्रीटेड चेंजेस इन द पोटाशियम। अच्छा, इसके अलावा अगर पोटाशियम किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं, ये कम या ज़्यादा हो रही है, तो इसका इफेक्ट हार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। अरिथमियाज काज करती है, देख के अरिथमियाज होना शुरू हो जाती है, पेशेंट्स को डेथ में चला जाता है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो रीनल फेलियर वाले होते हैं, आपको पता है पोटाशियम 90% एलिमिनेट होता है थ्रू किडनी। अगर रीनल फेलियर है पेशेंट का और पेशेंट्स की किडनी से पोटाशियम अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा तो वो पोटाशियम के लेवल को इंक्रीज करेगा। जैसे पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होगा तो उसका इफेक्ट हार्ट के ऊपर भी पड़ेगा, उसका इफेक्ट सोडियम पोटाशियम पंप के ऊपर भी पड़ेगा, उसका इफेक्ट जो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम है, जो एक्शन पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आयंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो ये सिस्टम्स क्या होते हैं, नॉर्मली जो फंक्शन कर रहे होते हैं उनके अंदर अल्ट्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई इफ untreated changes in the potassium level can lead to serious neuromuscular and cardiac problems. And having a normal level of potassium 3.5 से 5 milligram per liter. Got it? Okay, potassium balance कैसे होता है? Most potassium is excreted by the kidney. 3 other influential factors in the potassium balance. One is sodium potassium pump, other one is renal regulation, and third one is pH level. आपको पता है जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसको रिप्लेस करने के लिए पोटाशियम ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम किडनी की बात करें तो वहाँ पे HCl अगर बन रहा होता है, इवन कि आपकी GIT के अंदर भी HCl सेक्रेट हो रहा होता है तो दैट इज रिप्लेस्ड बाय पोटाशियम, KCl बन रहा होता है। अगर किडनी के अंदर बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस्ड बाय पोटाशियम आयन है। तो इसलिए पोटाशियम का बैलेंस करना इम्पोर्टेंट होता है, इधर थ्रू रीनल रेगुलेशन ताकि कार्डियक प्रॉब्लम से प्रिवेंट किया जा सके, सेकेंडली सोडियम पोटाशियम पंप को मेंटेन किया जा सके, और थर्ड वन इज पीएच को मेंटेन किया जा सके। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। यूज एटीपी टू पंप पोटाशियम इनटू द सेल। अगर एटीपी जनरेट नहीं होएगी तो अल्टीमेटली सोडियम पोटाशियम पंप विल बी फेल्ड, और होगा क्या कि पंप सोडियम को आउट ऑफ द सेल भेजना शुरू कर देंगे और ये एक नॉर्मल बैलेंस क्रिएट हो रहा होता है। अगर एटीपी प्रोड्यूस होती रहेगी देन एटीपी यूजेस टू पंप पोटाशियम इनटू द सेल। एटीपी पोटाशियम को सेल के अंदर भेजेगी और सोडियम को आउटसाइड द सेल भेजेगी और इस तरह एक बैलेंस क्रिएट होता रहेगा। अगर एटीपी नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होगी अल्टीमेटली द सोडियम पोटाशियम पंप ऑल्टर्ड होना शुरू हो जाएंगे। Okay, renal regulation increase sodium level
विल लीड टू इंक्रीज पोटाशियम। ओके, अगर पोटाशियम का लेवल किडनी के अंदर किसी वजह से इंक्रीज होएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि पोटाशियम को किडनी से लॉस होना पड़ेगा। 90% पोटाशियम लॉस होता है। पीपीआई यूज़ करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सर होता है तो पोटाशियम डेफिनेटली सारा बेटा ऐसे ही होता है। इसने कहा था पोटाशियम पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसलिए दिए जा रहे होते हैं कि वो बेसिकली जो हाइड्रोजन आयन है उसको इनहिबिट करवा दे रहे होते हैं। ये दूसरा H2 रिसेप्टर्स ब्लॉक कर दिए जा रहे होते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉक कर ये एंटीहिस्टामिन वो भी अल्टीमेटली क्या कर रहे होती हैं, हाइड्रोजन आयन को इनहिबिट करवा रहे होते हैं, हाइड्रोजन आयन के पाथवे को इनहिबिट करवा रहे होते हैं। ओके, एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन का सोडियम रीअब्जॉर्प्शन है, पोटाशियम एक्सक्रीशन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रास सिस्टम का जो एंड प्रोडक्ट है वो एल्डोस्टेरोन है। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होएगा तो अल्टीमेटली सोडियम को रिटेन करवाएगा या रीअब्जॉर्ब करवाएगा और पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है। तो इस तरह रीनल रेगुलेशन के थ्रू सोडियम का लेवल, सोडियम और पोटाशियम का लेवल मेंटेन हो रहा होता है। और पीएच, ये हमने तीसरा मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि ये 3 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो सोडियम का लेवल है और पोटाशियम का लेवल है वो मेंटेन हो रहा होता है। पोटाशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज freely across the cell membrane, right? And acidosis, hyperkalemia, potassium move out of the cell, and alkalosis है या हाइपोक्लीमिया है तो सोडियम मूव्स इनटू द सेल। इसलिए जो सोडियम है तो सॉरी जो पोटाशियम है दैट इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, नो मूविंग टूवर्ड्स द हाइपोक्लीमिया। हाइपोक्लीमिया के अंदर क्या होता है, सीरम सोडियम और सॉरी सीरम सोडियम क्यों आ रहा है मेरे को पता नहीं आज, सीरम पोटाशियम लेस देन 3.5 मिलीग्राम पर लीटर अगर होगा किसी कंडीशन में तो उसका कंडीशन में हाइपोक्लीमिया होना शुरू हो जाएगा। और वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स इनके थ्रू पोटाशियम लेवल मेंटेन हो रहा था वो पोटाशियम लेवल को मेंटेन नहीं कर सकेंगे, राइट। कैन बी कॉज बाय GIT losses, diarrhea, insufficient intake, non-potassium sparing diuretics like thiazide या furosemide अगर ले रहे हैं तो आप फार्मा में पढ़ेंगे तो ये क्या करते हैं, ये पोटाशियम को एलिमिनेट करवा देते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन जिनके अंदर पोटाशियम बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है और पोटाशियम का लेवल बिलो 3.5 मिलीग्राम पर लीटर हो गया है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हाइपोक्लीमिया हो गया है। ओके, इसमें हमने थिंक अबाउट सक्शन एक नमोनिक्स है बेटा, बस ये हाइपरक्लीमिया और हाइपोक्लीमिया करके टेस्ट डिवाइस कर लेते हैं। और थिंक अबाउट सक्शन SUCTION के स्केलेटल मसल वीकनेस होएगी, यू वेव अगर ECG करवाएंगे तो यू वेव क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होएगी, टॉक्सिसिटी ऑफ डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स विल बी सीन, इरेगुलर वीक पल्स होएगी, ऑर्थोस्क्लेरोटिक हाइपोटेंशन होएगा और नर्वनेस या पैरेस्थीसिया होएगा। ये साइन और सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इसमें आपने क्या काम करना है, ट्रीटमेंट क्या देनी है कि इंक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ सोडियम, सोडियम की इनटेक इंक्रीज करनी है आपने, ओरल KCl सप्लीमेंट्स देनी है, IV पोटाशियम रिप्लेसमेंट करनी है आपने और चेंज टू पोटाशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स। अगर नॉन स्पेयरिंग डायबिटिक्स दे रहे हैं लाइक फ्रूसिमाइड दे रहे हैं तो वो आपने बंद करवा देनी है और पोटाशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स देनी है और ECG या AKG को चेंजेस को मॉनिटर करना है। ओके, IV पोटाशियम रिप्लेसमेंट मिक्स वेल व्हेन एडिंग टू एन IV सॉल्यूशन बैग। जब भी आपने पोटाशियम देनी है तो उसको प्रॉपरली डिल्यूट करना है। कंसंट्रेशन शुड नॉट exceed 40 to 60 मिलीग्राम पर लीटर एट रेट यूजली 10 to 20 मिलीग्राम पर लीटर ये रिक्वायर्ड होती है। नेवर गिव
IV push potassium, otherwise there will be burn injury. ना पोटाशियम क्या करेगी, उसको बर्न आउट कर देगी. ओके, हाइपरक्लीमिया, पोटाशियम अगर मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर है, लेस कॉमन देन हाइपोक्लीमिया कॉज बाय अल्टर्ड किडनी फंक्शन, इंक्रीज इनटेक सोडियम. अच्छा चलें इसको हम देख लेते हैं. इरिटेबिलिटी होगी, पैस्थीसिया, उसके बाद क्या है, माइल्ड मॉडरेट इमरजेंसी. यहाँ तक आप देख लीजिएगा टेस्ट के बाद, और नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. ओके, अब वापस आ जाते हैं हम अपने टेस्ट को रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, ओके ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों ने ना मैग्नीशियम से पहले आप लोगों ने इसको देख लेना है, उसके बाद हम इसको 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे. ओके, टेस्ट में क्वेश्चन क्या है पूछो बेटा, मैं आपको आंसर कर देता हूँ, या मैं खुद बताता जाऊँ क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है. लेकिन टेस्ट आप लोग पढ़ेंगे, आपको कोई इजी नहीं लगने वाला, ये बात याद रखेंगे. टेस्ट इज क्वाइट डिफिकल्ट. अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा जो मैंने लास्ट कल स्लाइड शेयर की थी, तो इट विल बी क्वाइट इजी. ओके, क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक ये जो कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के, ये क्या होते हैं. अच्छा, रमीन ने देख लिया, टेस्ट इजी है. ओके, कार्डिनल साइंस की अगर हम बात करें तो ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, डू यू हैव एन आइडिया. एंड सेकंड वन इज कि वेस्कुलर कैलिबर और फ्लो के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा. व्हाट यू से. इसके अलावा एक्स्ट्राविजेशन के बारे में पढ़ा है. अच्छा, ओके, एक्स्ट्राविजेशन क्या होती है. ओके, एक्स्ट्राविजेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली. ल्यूकोसाइटोसिस क्या होती है, ये भी पढ़ा होगा. अडेनियन एग्रीगेशन, ये भी पढ़ा होगा. न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेजेस का क्या रोल है एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, ये भी पढ़ा होगा. अगर आपने अपनी कोर्स आउटलाइन यूएचएस की देख ली है ना, तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं, राइट. इसके अलावा फेगोसाइटोसिस कैसे होती है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस, ये भी आप लोगों को पता होगा. एंड इंस्टेड ऑफ दैट एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी आप लोगों को पता होगा. सिस्टेमिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होती हैं, ये भी आपको पता होगा. रिपेयर, रीजनरेशन, हीलिंग, फिब्रोसिस में क्या फ़र्क है, ये भी आप लोगों को पता होगा. वोन हीलिंग के बारे में आप लोगों को पता होगा. मुश्किल क्या था चैप्टर के अंदर बेटा, मुश्किल तो कुछ भी नहीं था आई थिंक. ओके, तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है. अगर सारा कुछ पढ़ा है तो अल्टीमेटली फिर तो टेस्ट मुश्किल नहीं है, फिर तो टेस्ट आप लोगों के लिए ईजी होगा.
बेटा सारा चैप्टर ही था एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाला, इन्फ्लेमेशन और रिपेयर वाला। सर मुश्किल नहीं बेटा, सारा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है टेस्ट, आप लोग पढ़ेंगे। ओके, और फेगोसाइटोसिस अगेन इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन क्या है आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। चलिए आप लोग 10 मिनट ले लें, तो 10 मिनट के अंदर आप लोग एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें, और देन 12:05 PM पे 12:05 PM के ऊपर मैं ऑनलाइन कर दूंगा, और आपके पास 40 मिनट्स होंगे, आई थिंक मोर देन एनफ। इसमें आपके पास कोई 15 MCQ और बाकी कोई 4 से 5 CQs हैं, तो ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है। ओके, लेकिन आई नो दैट इन्फ्लेमेशन अलग है, रिपेयर अलग है, लेकिन अच्छा चलें, एक क्वेश्चन मैं कंसीडर कर लूँगा आपका, जो मैंने रिपेयर वाला दिया हुआ है, ठीक है। ओके, यू हैव 8 मिनट्स। अपनी सीटिंग अरेंजमेंट ठीक कर लें, गूगल सेट कर लें अगर गूगल से आपने चीज़ें लेनी है तो, एंड अल्टीमेटली पता चल जाता है गूगल की क्या डेफिनेशन है। एंड लास्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हम लास्ट 15 मिनट्स में ये टेस्ट डिस्कस भी कर लेंगे, राइट। हाँ बेटा, मैंने लास्ट में ये बोला है कि टेस्ट इजी नहीं होगा, लेकिन जो उसमें हीलिंग और रिपेयर के बारे में या फिब्रोसिस के बारे में है वो मैं कंसिडर करूँगा, एक क्वेश्चन है। और बाकी आप लोगों के पास ना सुपरेटिव एप्लीकेशन है ना सेल फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो आप लोगों ने एक ही दफ़ा उसको अटेम्प्ट करना है, और सेकेंड टाइम आप अटेम्प्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम वाली अटेम्प्ट आपकी कंसिडर की जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट, लास्ट टाइम किसी ने मेरे नाम से भी क्विज अटैम्प्ट किया हुआ था, आई डोंट नो हु इज ही और शी, तो काइंडली मेरे नाम से अटैम्प्ट नहीं करना, लेकिन उसके ग्रेड अच्छे थे।
ओके, विश यू गुड लक। 12:05 PM पे मैं ऑनलाइन कर दूंगा प्लीज़।